हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण कौशिक आपको अपने डीके शिक्षा चैनल का पे स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम बेटा परसेंटेज का L2 पार्ट करने जा रहे हैं। L1 आप कर चुके हैं, आज करेंगे हम आपका L2 पार्ट। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका L2 पार्ट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? परसेंटेज, प्रतिशत। तो देखते हैं प्रतिशत में आपने कैसे कैसे क्वेश्चन किए थे और किस तरह के क्वेश्चंस और पूछ लिए जाते हैं। जैसे कई बार देखिए बच्चों, क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे इंग्लिश मैथ, मान लीजिए इंग्लिश मैथ्स बोथ पास और फेल। जैसे कह दे 75% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए, 85% स्टूडेंट मैथ्स में पास हुए और 70% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए। तो आपसे कहता बताइए दोनों सब्जेक्ट्स में कितने परसेंट बच्चे फेल हुए। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछे गए। जैसे दो सब्जेक्ट दे दिए या बोल दिया एक सोसाइटी में चाय पीने वाले इतने प्रतिशत हैं, कॉफी पीने वाले इतने प्रतिशत हैं, दोनों पीने वाले इतने प्रतिशत हैं। तो बताइए कोई सी भी, ना तो चाय ना कॉफी पीने वाले कितने प्रतिशत। तो इसको हम दो तरीके से करते हैं, एक तो वेन डायग्राम से, जैसे यहां लिख दिया आपका इंग्लिश, यहां लिख दिया मैथ, दोनों में 70 है तो यहां लिख दिया, इंग्लिश में 75 है यहां 5 लिख दिया, मैथ्स में 85 है यहां 15 लिख दिया। इन सबको जोड़ा, 5 और 15 20 और 70 90, जो भी आया उसको 100 में से घटा दिया। इसका मतलब 10% बच्चे वो थे जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल थे। 10% बच्चे कौन से थे जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल थे। इसको ही देखिए हम दूसरे तरीके से भी करते हैं। जब भी ऐसा कोई भी नंबर बोथ वाले में दे रखा हो, किस में दे रखा हो? बोथ में। आप इसको जोड़िए, इसको घटाइए, 75 जमा 85 माइनस 70, और जो भी ये आता है उसको 100 में से माइनस कर दीजिए। तो ये आपका आया 15, 90, क्या आ गया? 10%। तो यही वो आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रश्न आए, चाहे कॉफी वाला आए या आपका सब्जेक्ट्स वाला आए, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए इस बार चाय और कॉफी, टी एंड कॉफी, ड्रिंक नॉट ड्रिंक, टी कॉफी बोथ, ड्रिंक नॉट ड्रिंक। अब कह दे 40% स्टूडेंट, ना 40% मान लीजिए स्टूडेंट ही है, वो चाय पीते हैं, टी पीते हैं, और 30% कॉफी पीते हैं, और 45% ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। तो बताइए चाय और कॉफी दोनों पीने वाले कितने प्रतिशत होंगे? इस तरह का क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। चाय और कॉफी दोनों पीने वाले कुल कितने होंगे? तो कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले तो हम वेन डायग्राम बनाते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ 40 है तो यहाँ लिखते हैं 60, यहाँ 30 है तो यहाँ लिखते हैं 70, क्योंकि देखिए अगर कॉफी पीने वाले 30 हैं तो नहीं पीने वाले कितने होंगे? 70। चाय पीने वाले 40% है तो नहीं पीने वाले कितने होंगे? 60। अब देखिए दोनों में कितना है? 45। ये क्या है? टी, और ये क्या है? कॉफी। टी पीने वाले टोटल कितने हैं? 60, तो यहाँ लिख दीजिए 50।
कॉफी पीने वाले कितने हैं 70, तो यहाँ लिख दीजिए 25। सबको जोड़ दें तो 45 और 25 70 और 15 85। कितने आ गए 85। किस में से घटा दो इसको 100 में। आंसर आ गया 15% ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। दूसरा तरीका बताया था आपको, सबसे पहले इसको जोड़िए इसको घटाइए। 60 + 70 - 45 किस में से माइनस कर दीजिए इसको 100 में से। 60 और 70 130, 130 में से ये गए तो 85। सोल्व करेंगे 15%। 15% वो थे जो दोनों पीते थे, चाय और कॉफी। तो इस तरह के प्रश्न आए तो आप ऐसे कर सकते हो। बहुत इजी होते हैं, मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान से हर क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलते हैं। फिर आता है इसके बाद आपका एक क्वेश्चन पॉपुलेशन का। मान लीजिए आज जो पॉपुलेशन है वो है 20,000। पहले साल 20% बढ़ गई, दूसरे साल 30% कम हो गई और तीसरे साल 40% इंक्रीज हो गई। तो आपसे कहता बताइए 3 साल बाद जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाए, यानी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले। तो देखते हैं क्या करेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आए आप लिखिए 20,000। 20% बढ़ने का मतलब होता है 100 है तो ऊपर लिख दीजिए 120। 30% घटने का मतलब होता है 100 है तो लिख दीजिए 70। 40% बढ़ने का मतलब होता है 100 है तो लिख दीजिए 140। बस इसे क्या कर दीजिए सॉल्व। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो तो खत्म। अब रह गया 12 × 7 × 14। इसको करते हैं 12 दूनी 24, 24 सत्ते 168 गुना में 140। दोबारा देखते हैं 12 दूनी 12 सत्ते 84, 84 दूनी 168। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 14 अट्ठे 112, 14 6 84 और 11 95 का 5 9, 14 एकम 14 और 5 14 और 9 23। तो जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई 23,520। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, पहले 20% बढ़ी तो 20 जोड़ दिया, 30% घटी है तो 30 घटा के लिख दिया, 40% बढ़ी है तो 40 जोड़ के लिख दिया। तो 140 70 120 सॉल्व कर दिया। 12 दूनी 24 सत्ते 168 गुना 14, 14 6 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112 2 11, 14 6 84 और 11 95, 9 14 एकम 14 और 9 23, 23,520। तो 3 साल बाद जो पॉपुलेशन है वह कितनी हो जाएगी 23,520। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते थे। ठीक है, चलते हैं और देखते हैं। कई बार वो कहेगा एक शहर की पॉपुलेशन पहले साल 10% बढ़ गई, दूसरे साल फिर 10% बढ़ गई, तीसरे साल फिर 10% बढ़ गई और 3 साल बढ़ने के बाद जो पॉपुलेशन है वो हो गई 5,324। आपसे कहेगा बताइए 3 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी। 3 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी। तो ऐसे करते हैं, देखिए मान लीजिए पॉपुलेशन थी x, 10% बढ़ने का मतलब 100 से 110, फिर 100 से 110, फिर 100 से 110। इसको सॉल्व करते हैं, किसके बराबर है ये 5,324। 1 2 3 1 2 3 11 से इसको मैं काट दूं, 11 चौके 44, 9 11 अट्ठे 88, 11 चौके 44, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, फिर 11 से काट दें 4, नीचे 3 जीरो हैं उधर जाके मल्टीप्लाई होंगी। तो 3 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 4,000। कितनी थी
4,000। तो इस तरह के प्रश्न पॉपुलेशन के पूछ लिए जाते हैं या इंग्लिश मैथ के। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं भाई, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में वो पूछता है। जैसे इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 400%, द resultant fraction is 1 by 20. What was the original fraction? यदि एक भिन्न का 200% बढ़ाया जाए और हर में अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर 400% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 1/20 हो जाती है। तो मूल्य भिन्न कितना था? तो देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आए, आप मान लीजिए मूल्य भिन्न कितनी है x और नीचे y। किसी भी नंबर का 200% का मतलब है दुगना। यदि हम इसमें इसका 200% जोड़ दें तो ये बनता है 2x। 400% का मतलब होता है 4 गुना 4y जोड़ दे तो वो कहता है जो भिन्न है 20 और 1 21/20 हो जाती है। तो आपसे कहता बताइए x अपॉन y क्या होगा, x अपॉन y क्या हो। तो देखिए कैसे लिखते हैं, 3x अपॉन में 5y इक्वल टू 21/20। x अपॉन y लिखेंगे तो यहां लिखेंगे 21 नीचे 20 इंटू 5/3। 3 से इसको काट दें 7, 5 से इसको काट दें 4, आंसर आ गया 7/4। तो ये क्या बन जाएगा, और इसको अच्छे से लिख दे तो डिवाइड करते हैं 4 एकम 4, 1 सही 3/4। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से कभी भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर मोर spent 20% of his monthly income on food and 15% on children education. 40% of the remaining he spent on entertainment and transport together, and 30% on medical. He is left with an amount 8775 after all the expenditure. What is Mr. Moore's monthly income? श्री मोरे अपनी वास्तविक मासिक आय का अपनी मासिक आय का 20% खाद्य सामग्री तथा 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। मनोरंजन और परिवहन पर मिलाकर उसने शेष का 40% खर्च किया और 30% चिकित्सा पर खर्च कर दिया। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 8,775 रुपए बचे। तो बताइए श्री मोरे की मासिक आय क्या थी। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए हम मान लेते हैं कुल इनकम कितनी है 100x, 20% और 15%, मतलब फूड पे 20% 20x और एजुकेशन पे 15% 15x, यानी कि 100x में से 35x तो उसने इन पे खर्च कर दिया। कितना बचा हमारे पास 65x। अब वो कह रहा है 40% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट, यानी कि 65x में से 40% उसने किस पे खर्च कर दिया, एंटरटेनमेंट। तो यहां लिख दो 100 है तो अब कितने बच्चे होंगे 60, और 30% मेडिकल पे। उसने शेष का 40% खर्च किया और 30% चिकित्सा पे खर्च कर दिया। इसका मतलब 40% और 30% बोला है। दोबारा उसने शेष का बोलता तो ऐसे, transport together and 30% on medical. 40% of the remaining he spent on the entertainment and transport together and 30% on medical. चलिए इसको भी करके देखते हैं ऐसे। 100 है तो 70, यहां लिख देते हैं 8775।
क्योंकि अगर ये क्लियर बोल देता कि रिमेनिंग दोबारा, तो हम ऐसे करते। अब इसमें दिक्कत ये है कि जब भी वो रिमेनिंग बोलता है ना, हम ऐसे घटा देते हैं, लेकिन इसमें रिमेनिंग नहीं बोला। अब इकट्ठा या अलग अलग, चलो देखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 1 2, 7 से काटते हैं इसको। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 1, 7 दूनी 14, 3, 7 पंजे 35, 7 से नहीं कटता। अब देखते हैं 6 से कटेगा नहीं, 65 से। 13 से काट के देखते हैं। 13 पंजे 65, 13 6 78, 11, 13 निमा 117, 5, 8775। 30% एंड 40%। 3 8 7 15, 15 और 12 27। तो इसको ऐसे करते हैं। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए थोड़ा सा ध्यान से समझना है। रिमेनिंग का 40 और 30 70%, ठीक है। रिमेनिंग का 70% खर्च करेगा तो 100 से कितना रह गया उसके पास? 30। आखिरी में कितने बचे? 8 7 7 5। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको दोबारा देखते हैं। 0 से 0, 3 से इसको काट दें तो ये आया आपका 3 दूनी 6, 2, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 5 से इसको काट दें, 5, 2 और ये 13। 13 दूनी 26, 3, 13 दूनी 26, बिल्कुल कटता है। 13 दूनी 26, 3, 13 दूनी 26, 5, 13 दूनी 26, 3, 13 दूनी 26, 6, 13 पंजे 65। और 225 का दुगना करेंगे तो x इक्वल टू, ये आ गया आपका 450। हमें चाहिए क्या? 2 पंजे 10, 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4। x इतना है, माना कितना था? वो कह रहा था मिस्टर मोर्स तो 100x। कितनी थी इनकम उसकी? 100x। कितनी हो जाएगी? 45,000। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। पहले उसने 20% और 15%, 35 घटा दिया, 65 बचा। फिर 40 और 30 रिमेनिंग का। ही स्पेंट इंटरमिनेट एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर। तो इसको सॉल्व किया, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 2 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 5 से इसको काटा तो 2, इसको काटा 13, 13 दूनी 26, 3, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। तो कितनी आ गई? इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, वैसे देखते तो इसका 35%, 45,000 का अगर हम 35% निकालते तो ये होता 10%, ये 1%। 35% बनता इसका 45 दिए 135, 13,500 और 2250, 2250, 05 0751, 15,750 इसमें से घटाते
तो 0, 10 में से 5 गए 5, 2, 9 में से 5 गए 9 और 2। फिर इसका 70% अगर घटा दें तो 29, 250 का 30% बचेगा। 1 0 से 1 0, 5 से काटा तो 2, 5 पंजे 25, 4, 5 अट्ठे 40, 2, 5 पंजे 25, 0, 2 से काटते तो 29, 25, 3 से गुना करते 3 पंजे 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 9 27, 2 बिल्कुल 8700। तो बिल्कुल सही था हमारा 45,000। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये डाउट रहता है यदि वो बोल देता रिमेनिंग का 40% ऑफ द रिमेनिंग, अब ये नहीं बोला 30% भी रिमेनिंग का है या इकट्ठा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। 5/6 of a number is 720. What will be the 45% of that number? यानी क्या पूछा आपसे कि कोई संख्या है उसका 5/6 720 है। तो देखिए हम क्या मान लेते हैं 5/6 x इक्वल टू 720। तो x आ जाएगा आपका 720 इंटू 6/5। अब वो कहता है एक संख्या का 5/6 720 रुपए है तो उस संख्या का 45% बताइए। तो संख्या आ गई हमारी 720 गुना 6/5। अब वो कहता है कि इसका ही कितना बताइए 45%। तो 45/100 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे सीधा सीधा 9, 1 0 से 1 0 काट दो, इसको काटेंगे 2 से तो ये आपका आ जाएगा 9 6 54, 72 गुना 54, नीचे 10 गुणा करते हैं 72 की 54 से, 54 दूनी 108, 10 54 सत्ते 378 और 10 388। तो ये आपका आ गया 388.8। तो इस तरीके से वो नंबर का 45% कितना हो जाएगा 388.8। 54 दूनी 108, 10 350, 4 सत्ते 28, 378 और 10 388, 72 चौके 288, 28 72 पंजे 360 और 28 बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आप देखिए कुछ क्वेश्चन है कैलकुलेशन है, बस वो ध्यान से करते जाइए आंसर देते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 ऑफ ए नंबर इज 96। व्हाट विल बी द 67% ऑफ दैट नंबर बी। कोई भी संख्या है 1/3 ऑफ ए नंबर इज 96। कोई भी संख्या का 1/3 किसके बराबर है 96। आपसे कहता है उसी नंबर का 67% कितना होगा। तो हम सीधा लिखते हैं x इक्वल टू 96 इंटू 3, इसका ही 67%, तो ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए अगर ये कटता तो पूरा दिख जाता, कटता नहीं है तो गुणा कर देते। 3 6 18, 1 3 निम 27 और 1 28 गुना 67/100, यानी 288 की किससे मल्टीप्लाई करनी है 67 से। 7 अट्ठे 56, 5 7 अट्ठे 56, 5 61, 6 7 दूनी 14 और 6 20, 6 अट्ठे 48, 4 6 अट्ठे 48, 4 52, 5 6 दूनी 12 और 5 17, 6 9 2 9 1, 192.96 कितना आ जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे तो 192.96। तो इस तरीके से आप इन्हें करते जाइए, कुछ नहीं है बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन आपको आनी ही आनी चाहिए, जब भी हम परसेंटेज के क्वेश्चन करते हैं कैलकुलेशन आती है।
एक पुस्तकालय में इन ए लाइब्रेरी 30% बुक्स आर इन इंग्लिश, 50% बुक्स आर इन हिंदी एंड द रिमेनिंग 500 आर इन अदर लैंग्वेज। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी? एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 अन्य भाषाओं में। तो देखिए सीधा सीधा है, मान लीजिए टोटल 100x, 30x आपकी इंग्लिश की बुक है, 50x आपकी हिंदी की बुक है, तो जो अलग बच गई, शेष बच गई, वो क्या है 500। तो कितनी रह गई? रिमेनिंग है आपकी 20x। क्यों? 80x अगर 100 में से घटाएंगे तो रिमेनिंग कितनी आ गई? 20x। तो 20x अगर 500 के बराबर है तो x किसके बराबर होंगे? 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो 100x कितना हो जाएगा? 2500। कुल किताबें कितनी हैं? वो यही कह रहा है पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें होंगी? 2500। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस आप करते चलिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। A student scores 55% marks in 8 papers of 100 marks each. He scores 15% of his total marks in English. How much does he score in English? एक छात्र प्रत्येक 100 अंक वाले 8 पेपरों में 55% अंक प्राप्त करता है। उसे अंग्रेजी में अपने कुल अंकों का 15% मिलता है। उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले? तो देखिए टोटल नंबर थे 100, 8 पेपरों में तो 800 नंबर के तो टोटल पेपर थे, उसको मिले 55%। 8 पेपरों में तो 55 गुना 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44। अब वो कहता है जो भी उसके नंबर आए उसका 15% उसको इंग्लिश में मिला। तो 440 नंबर थे उसके और 15% किस में मिले उसे? इंग्लिश में। तो ये सॉल्व कर दो। सॉल्व करते हैं तो हम 5 से काट दें 3, 5 से काट दें 20, 20 से काट दें 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 22 दिए 66 नंबर थे। तो इंग्लिश में कितने थे? 66। क्या किया हमने? पहले देखिए उसने बोला एक छात्र ने 100 नंबर वाले 8 पेपर थे, मतलब टोटल नंबर 800 थे। उसने अंग्रेजी में अपने कुल अंकों का 15% मिलता है। उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले? कुल अंकों का। तो कुल अंक उसने कितने लिए थे? 55% से 8 सब्जेक्ट में कुल अंक उसके थे 440। उसका कितने परसेंट? 15%। तो 10% 44, 15% 66। तो कितने नंबर मिले? 66। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निखिल स्पेंड 45% ऑफ हिज मंथली stipend on food and transport, 20% of the remaining on books and half of the remaining on other expenses. If he left 880, देखिए 3 बार रिमेनिंग आ गया, पहला रिमेनिंग, फिर रिमेनिंग, हाफ ऑफ द लास्ट। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए, निखिल ने अपने मासिक स्टाइफंड का 45% भोजन पे और परिवहन पर खर्च कर दिया, बाकी में से 20% बुक्स पे और बाकी बचे हुए का 50%, आधा क्या होता है 50%। और यदि अब उसके पास 880 बचे हैं तो शुरू में कितने? तो कैसे करते हैं? बहुत इजी। देखिए एक्स, जब भी रिमेनिंग 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 आए, निखिल स्पेंड 45, तो 100 में से 45 घटा दो तो क्या लिख दो यहां? 55। 55 लिख दिया। फिर कहता 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन बुक्स, 100 में से यहां कितना लिख दो? 80। फिर कहता है फिफ्थ हाफ ऑफ द रिमेनिंग, मतलब 100 में से 50। अब कितने बचे हैं? 880। बस इसे क्या कर दीजिए? सॉल्व। आपके सामने क्या आ जाएगा? आंसर। करते हैं। 1 2 1 2, 5 से इसको काटा तो 20, फिर 5 से इसको काटेंगे तो 4 और ये 11।
x इक्वल टू 880 इंटू 400 अपॉन 8 इंटू में 11। अब 11 से फिर काट दें इसको तो 80, 8 से काट दें तो 10, x इक्वल टू 4000। शुरू में उसके पास कितने थे? 4000 रुपीज। अब देखिए 4000 में से 45%, मान लीजिए हम करते भाई 4000 रुपए है मेरे पास, 40% इसका होगा 1600, 1800, 1800 रुपए तो कितने रह गए? 22। अब वो कह रहा 20%, 20% इसका होता है 440, 440 फिर घटा दिए, कितने बचे? 0, 10 में से 4 गए 6, 21 में से 4 गए 17। अब उसका आधा और खर्च कर दिया उसने रिमेनिंग का, तो आधा इसका होगा 800, 2 8 8 0, कितने बचे? 880। 10 में से 16 में से 8 गए 8, बिल्कुल। कितने बचे? तो इनमें से कोई नहीं। इस तरीके के भी प्रश्न आ जाते हैं। अगर ऑप्शन आ जाए आपके सामने दिख जाए तो ज्यादा आसान हो जाता है हमें सॉल्व करना, लेकिन अगर आंसर ना दे रखा हो तो दिक्कत आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 65% ऑफ ए नंबर, 65% ऑफ ए नंबर इज मोर देन 36 बाय 58, व्हाट इज द 23% ऑफ दैट नंबर। एक संख्या का 65% इसके 36% से 58 अधिक है, मतलब 65% किसी संख्या का उसी के 36% से कितना अधिक है? 58। तो इसमें से इसको घटाएंगे, 15 में 6 गई 9 और 5 में से 3 गई 39% ऑफ नंबर, 29 सॉरी, 15 में से 6 गए 9, 5 में से 3 गए 2, किसके बराबर है? 58 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? देखिए ये इसका दुगना है तो सीधा ही 100 का दुगना लिख दीजिए, तो कुल नंबर कितने थे? 200। अब वो कह रहा है उसका 23% बताइए, तो 200 का 23% कितना आ जाएगा? 46। 200 का 23% 46। तो ये आपका आंसर आ चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए विलेज ईच ऑफ द 60% family has cow, each of 30% family has buffalo, and each of 15% of family has buffalo, both a cow and a buffalo. In all there are 96 families in the village. How many families do not have a cow or a buffalo? एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास गाय है, cow and buffalo and both है नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले कहा 60% फैमिली हैज काउ, फिर कहता 30% बफेलो, 50% बोथ काउ एंड बफेलो, 30% प्रत्येक के पास एक भैंस है तथा 15% प्रत्येक के पास एक गाय और भैंस दोनों। कितने परिवार जिनके पास ना तो गाय है ना, तो क्या करते हैं, इसको इससे घटा देते हैं। 60 जमा 30 घटा 15, इस टोटल को किस में से माइनस कर देते हैं? 100 में। 90 में से 15 गए 75, इसका मतलब 25% ऐसे थे जिनके पास ना तो गाय गाय थी ना भैंस थी। अब वो कह रहा है अगर कुल फैमिली 96 है तो बताइए,
तो 96 जो फैमिली हैं उनका कितनों के पास कोई सी नहीं है? 25%। 25 से काट दिया 4, 4 से काट दिया 24। 24 फैमिली ऐसी थी जिनके पास ना तो गाय थी ना ही भैंस थी। इस तरह के प्रश्न करते जाइए, आंसर देते जाइए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Nand Kishore gives 35% of money he had his wife and gave 50% of money he had to his son. The remaining amount he kept himself. What is the total amount of money Nand Kishore had? नंद किशोर ने अपने पास जितने पैसे थे उसमें से 35% अपनी पत्नी को और 50% अपने पुत्रों को दे दिए, शेष इतने। तो मान लीजिए नंद किशोर के पास कितने थे भाई? 100 एक्स थी। 35% उसने वाइफ को दे दिए 35x, 4 बेटों को सन्स को दे दिया 50x। कितना बचा रिमेनिंग? 35 85 15x। तो जो 15x है वो किसके बराबर है? 11,250 के बराबर। तो आपको बताना 100x। सबसे पहले निकाल लेते हैं x। x इससे काटेंगे 15 सत्ते 105, 15 पंजे 75, 100x इसको 100 से गुणा कर दिया। कुल कितने थे उसके पास? 75,000 रुपए थे। नंद किशोर के पास कुल कितने थे? तो बहुत आसान है, बस इस तरीके से आप करते जाइए। अगला है इन एन एग्जाम 65 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 40 इन फिजिक्स एंड 30% इन बोथ। हाउ मच परसेंट स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट? ये भी आपको देखिए अभी कराया था इस तरह का प्रश्न कि जब एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट और दोनों दे रखे हों तो क्या क्या सब्जेक्ट हैं आपके पास? मैथ्स, फिजिक्स, बोथ, पास, फेल। तो सबसे पहले 65% मैथ्स में पास हुए, 48% फिजिक्स में पास हुए, 30% दोनों में पास हुए। तो क्या करते थे हम? 100 में से इनको जोड़ते थे, इसको घटाते थे। 65 प्लस 48 माइनस 30, 100 माइनस 18 73 83। 17% ऐसे थे जो दोनों में फेल हुए। क्या किया मैंने? हाउ मच परसेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट? ये पास हैं, ये भी पास हैं, ये भी पास है। तो सबसे पहले 18 18 और 5 23 83, 100 में से 83 गए, 17% ऐसे थे जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P Q से 6 गुना बड़ा है। P is 6 times as large as Q. The percent that Q is less than P. 6 गुना बड़ा है। देखिए, मान लीजिए P और Q। Q है X, तो इसको लिख सकते हैं हम 6 गुना। अब वो कहता है बताइए Q P से कितने प्रतिशत कम है? Q P से कितना कम है भाई? ये 5x कम है। किससे कम है? 6x से। कितने प्रतिशत कम है? गुना 100। इसको सॉल्व कर दें तो ये आता है 500/6, जिसको लिख सकते हैं हम 250/3, जिसको लिख सकते हैं 3 8 24, 1 3 3 9। अगर लेते हैं हम 7 तो 6/7, 7। तो सीधा सीधा P is 6 times as large as Q। जितना Q है उसका P 6 गुना है। ठीक है। अब वो कहता बताइए Q P से कितना कम है?
तो ये देखिए कितना कम है, 5x कम है। किससे कम है? 6x से। तो 500/6 डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ रहा आपके सामने क्विज। क्विज में देखिए आपके दो क्वेश्चन हैं, दोनों के लिए आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखिए द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, एज ए रिजल्ट ए फैमिली हैज डिक्रीज इट्स कंजप्शन बाय 20%, द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन शुगर इज डिक्रीज। चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी हो गई। परिणाम स्वरूप एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत को 20% की कमी कर दी। इससे परिवार द्वारा चीनी पर किए जाने वाले व्यय में कितनी कमी हुई? पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। 30 सेकंड का समय है, समय शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। ओके जी, टाइम अप। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन? एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितनी? बताइए। समय शुरू हो चुका है आपका, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो आपको सही तरीके से करनी आनी चाहिए। ओके जी, टाइम अप। देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो गई और खपत में 20% की कमी कर दी। तो बताइए उसकी इन व्यय पर क्या असर पड़ा? तो ये दोनों कट गए, माइनस का 4%। दूसरा तरीका था, मान लीजिए 100 रुपए थी उसकी इनकम, पहले 20% चीनी का रेट बढ़ गया, फिर खपत उसने 20% कम कर दी, तो ये आ गया 12×8 = 96। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितनी घट गई इनकम? खर्चा कितना कम हो गया? 4%। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक संख्या को 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, 5/3 से कर दिया, 5/3 से गुणा करने की जगह 3/5 से कर दिया, तो हम देखिए उस संख्या को ही 3×5 = 15 मान लेते। कोई संख्या कितनी थी? 15। उसको गुणा किससे करना था? 5/3 से, तो कितना आता? 25। लेकिन उसने उस संख्या को गुणा किससे कर दिया? 3/5 से, कितना आया? 9। तो ये संख्या क्या मान ली हमने? 15, यानी 25 की जगह 9 आया आंसर। कितना कम हो गया? 16। किस में? 25 में। कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 64%। जो संख्या था वो घट गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना, ठीक है। तो ये आपके क्विज के क्वेश्चन थे। क्या समरी थी, क्या किया आज आपने? परसेंटेज के क्वेश्चन किए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर। हेलो।